हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल क्लिक एंड लर्न। मैं आपका सुशील सर आपको आज के इस वीडियो में आपके क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू रखने वाला हूं। एक्चुअली ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। ऑलरेडी हमने यहाँ पर इस चैप्टर के लिए 4 पार्ट्स बना चुके हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। वहाँ जो हमने कंसेप्ट दिया है, जो क्वेश्चंस कराए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर नोट्स के साथ हमने यहाँ पर आपको ये वीडियो में जो भी चीज़ें थी वो सब आपको डिलीवर कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो टॉपिक वाइज आपको कराए गए हैं। तो अगर आपने पीछे के 4 पार्ट्स नहीं देखा है तो बिल्कुल भी उसे देखें। एक प्रॉपर देखते हुए आप नोट्स बनाओगे कॉपी कलम उठाकर, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और नोट्स बनाने के क्रम में आप क्या करोगे, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, 1-2 क्वेश्चन देख लो, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस को आपको नहीं देखना है, पहले खुद से ट्राई करना है। अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तब आप उसके सॉल्यूशन को देखोगे। ठीक है, ऐसा करने से आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा और आपको आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट डिलीवर किया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये बेस्ट कंटेंट है। हमने एनसीईआरटी को पूरा कवर किया ही है और साथ में एनसीईआरटी के उस टॉपिक से किसी पार्टिकुलर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने दे डाला है। और जो कंसेप्ट्स थे उन कंसेप्ट्स को भी हमने पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ताकि आपका वहाँ से असर्शन रीजन, एमसीक्यू या केस बेस स्टडी के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वो काफी आसानी से आपका बन जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जैसा डिलीवर किया गया है, अगर आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए आप इसे पढ़ोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो 100% आपको इससे बेनिफिट आएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर पार्ट 5 में लास्ट पार्ट में क्या कवर करने वाले हैं वो उसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इस पार्ट में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए खास होने वाला है, खासकर इस टॉपिक के लिए। वो क्वेश्चंस ऐसा असेंबल किया गया है ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डेविएट भी कर दे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो आप 100% उसे सॉल्व कर पाओगे। मतलब थोड़े से डेविएटेड क्वेश्चंस को भी पकड़ के कंसेप्चुअली उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आपको उससे बताया गया है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे सर्किट में जो बैटरी है उसका काम क्या है। ठीक है, तो बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब उसका जो केमिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना है। ठीक है, ये आप सब लोग जानते हो। अब यहां पर आपका जो बैटरी है उसके अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस सर्किट में रजिस्टर्स के थ्रू करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस करंट को मेंटेन रखने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट कर दिया उसके बाद बैटरी निकाल लोगे तो वो करंट उसमें फ्लो करता रहेगा, बिल्कुल नहीं। आपके बैटरी को इस करंट को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, लगातार उसे एनर्जी प्रोवाइड करते रहना है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी आपका प्रोवाइड कर रहा है लगातार, जिस कारण से हमारा बैटरी डाउन भी हो जाता है, हम लोग नया बैटरी लगा लेते हैं, तो ये उसका एनर्जी जो है, हमारी इस बैटरी का एनर्जी गया कहाँ। ठीक है, कभी आप सोचे हैं इस बारे में कि आपके बैटरी का एनर्जी जा कहाँ रहा है? तो आपका जो सेल या बैटरी है इसका एनर्जी जो है वो एक्चुअली वहां 2 काम कर रहा है। एक तो आप जो भी अप्लायंस से इसको कनेक्ट किए हो, जो भी रजिस्टर से इसको कनेक्ट किए हो, वो सम यूजफुल वर्क के लिए वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, सम यूजफुल वर्क कर रहा है। और दूसरा काम क्या है कि वो आपके अप्लायंस का टेम्परेचर रेज कर रहा है।
ठीक है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं अभी। तो एक्चुअली आपके बैटरी का जो एनर्जी है वो कुछ तो ये एनर्जी यूजफुल फॉर्म में वहां यूज हो रहा है, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द बैटरी इज यूज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। एग्जाम्पल के लिए आप फैन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। जब फैन लगातार चलता रहता है तो उसके बॉटम को टच करके देखना कि उसका बॉटम गर्म रहता है। तो बाबू वहां पर फैन को हम लोग दूसरे पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, उसका काम हीट देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी गर्म हो जाता है। आप जो भी अप्लायंस देखो लगातार चलते चलते वो जरूर गर्म होता है, ठीक है। मतलब हमारे इस बैटरी का एनर्जी जो है अप्लायंस में दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो जो अप्लायंस का वर्क है उस वर्क के लिए वो एनर्जी ले रहा है, साथ में सम अमाउंट ऑफ हीट भी वहां पर डेवलप हो रहा है। क्लियर हो गया ये? चलो, अब अगर आपका सर्किट प्योरली रेसिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है, प्योर रेजिस्टर्स उसमें यूज किए हैं, तो जो भी बैटरी का एनर्जी होगा, जो भी बैटरी के द्वारा वर्क डन होगा, वो सारा का सारा वर्क डन उस सर्किट में हीट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सर्किट अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो उस सर्किट में आपके बैटरी ने जो वर्क डन किया, जो एनर्जी प्रोवाइड किया, वो पूरा का पूरा एनर्जी या उसका वर्क डन उस सर्किट में हीट डेवलप करने के काम में आएगा। एंड दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो उस केस में आपके बैटरी का जो पूरा काम है, जो उसने करंट को मेंटेन करने का जो वर्क डन कर रखा है, वो पूरा का पूरा वर्क डन उस सर्किट में हीट को डेवलप कर लेगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू, या आप जानते होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट मीन्स वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये पूरा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है बाबू? तो ये पूरा वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग एच करके आगे लिख लेंगे। अब यह ओम्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है। V इक्वल टू क्या लिखेंगे? IR, ठीक है। एक और चीज यहां करते हैं, ये जो Q है बाबू, हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज Q बाई T, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो Q को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? इट इज I इंटू T, ठीक है। तो बस यहीं से हमारे पास मिलता है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन I अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट इज गिवन एज Q के जगह बाबू हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, Q के जगह हमने लिखा IT और V के जगह लिखा IR। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? I स्क्वायर RT। देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला आपको मिल गया कि जब भी किसी भी कंडक्टर से I अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा T समय के लिए, तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट कितना डेवलप होगा? तो वो होगा I स्क्वायर RT। यहां हम लोग सिर्फ R रजिस्टर को यूज किया, मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा सर्किट क्या है? प्योरली रेजिस्टिव है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जब I करंट T समय के लिए फ्लो करेगा तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा? तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये आपके हीट डेवलप्ड का डिराइवेशन हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम लोग आगे चलकर बढ़िया से कवर कर लेते हैं। ये आपका डिराइवेशन, मतलब ये फॉर्मूला आया कहां से, इस चीज को हमने यहां पर कवर कर लिया। अब आइए आगे देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट heat produced in a conductor due to the flow of electric current is directly proportional to। अब उन्होंने उसी चीज को देखा और उसका एक प्रॉपर सेंटेंस बना दिया। उन्होंने क्या लिखा कि whenever some amount of current flows through a conductor, whenever some amount of current flows through a conductor, then for time t, then some amount of heat gets developed in that conductor।
and the amount of heat developed in the conductor is directly proportional to a square of the current flowing through the conductor। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब आपका जो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। सेकेंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब आपके किस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड थर्ड, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करेंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब अगर आप 10 मिनट तक करंट फ्लो कराते हो तो उस समय हीट मान लीजिए 100 जूल निकला, तो यही हम 20 सेकंड 20 मिनट तक उसको करेंगे तो हो सकता है वहां जो हीट डेवलप होगा वो 180 जूल या 200 जूल आ जाए। मतलब समय जितना ज्यादा रहेगा करंट के फ्लो करने का, मतलब करंट जितने देर तक उस वायर से फ्लो करेगा उस कंडक्टर से फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट वहां डेवलप भी हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बाबू, एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। Joule's law of heating states that the heat produced in a conductor due to the flow of electric current is directly proportional to a square of the current flowing through the conductor, is directly proportional to resistance of the conductor, and is directly proportional to the time for which the current is flowing through the conductor। जब इन तीनों को कंबाइन किया गया, ठीक है, जब इन तीनों को कंबाइन किया गया तो हमारे पास हीट का जो एक्सप्रेशन आया वो आया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, रिमेंबर करना है इस चीज को, ये हीट डेवलप्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और वो क्या आ गया बाबू, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का अपना बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज हैं जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, वहां आपको क्या करना है कि प्लग करना है और वो आयरन में हीट डेवलप होकर वो गर्म होने लगे। ठीक है, जैसे गीजर है, आपको पानी गर्म करना है, जैसे ही आपने करंट वहां दिया वो जल्दी से गर्म होकर आपके उसमें रखे हुए वाटर को भी गर्म कर दे। ठीक है, या ब्लोवर से ठंड के समय हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर भी क्या चाहिए, गर्म हवा चाहिए। ठीक है, तो जो कॉइल है वो गर्म होकर हवा उसके जो कंटेक्ट में आ रहा है उसको भी गर्म करके हमारे तरफ फेंक दे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको हम लोग आगे देख रहे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, मतलब एक्चुअली हमें वैसे अप्लायंस बनाने हैं जहां पर हम लोग हीट जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर्स जैसे गीजर, रूम हीटर, आयरन और टोस्टर्स, इसमें हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करवाना है करंट को फ्लो करा के। तो यहां पर जनरली हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का यूज कर लेते हैं। मतलब अगर हम किसी भी तरह से करके जो भी चीज वहां यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दे तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और वो चीज क्या हम लोग यूज करते हैं, तो ये नाइक्रोम यूज करते हैं। नाइक्रोम क्या है, तो ये एक एलॉय है। ठीक है, ये निकेल, क्रोमियम और समटाइम्स आयरन का भी इसमें यूज कर लिया जाता है। इनकी मदद से हम लोग इस एलॉय को बनाते हैं और इसके पास प्रॉपर्टी है कि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ठीक है, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज हैं जो हीट जनरेट कर रहे हैं उन सभी में हम लोग नाइक्रोम का ही यूज करते हैं। सो इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यहां पर हम लोग बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है जो पहले के बल्ब्स में यूज होता था उसे टंगस्टन मेटल का बनाया जाता है। इसका खासियत यह है कि यहां पर इस टंगस्टन मेटल का रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होने के कारण अगेन ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करके ये लाइट इमिट कर रहा है। आप बल्ब के अंदर अगर देखोगे
तो ऐसे करके यहां फिलामेंट लगा होता है। ग्लो करते समय बल्ब के अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू तो इसका ज्यादा है ही, साथ में इसके यूज करने का एक और कारण है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। अबाउट इट इज 3380 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर रीच करता है बल्ब के अंदर, लेकिन फिर भी मेल्ट नहीं कर रहा है। इतने हाई टेम्परेचर को रेज करने के लिए, इतने हाई टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए इसका रेजिस्टेंस वैल्यू काफी ज्यादा है, जिस कारण से ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फ्यूजेस। अब जो घर में हम लोग फ्यूज लगा के रखते हैं, इस फ्यूज में अक्सर आप देखे होंगे कि एक वायर ऐसे कनेक्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, फ्यूज में क्या कनेक्ट किया हुआ रहता है, एक वायर कनेक्ट किया हुआ रहता है। पहले ये वायर किसी कारण से मेल्ट कर जाता था, तो हम लोग भी क्या करते थे कि वायर में से 2-3 खींचे और फिर वहां लपेट के उसको लगा दिए। ठीक है, तो वापस से बिजली आ जाती थी। तो ये वायर जो है बाबू, ये वायर, इसका कुछ खास प्रॉपर्टी है। जब कभी भी आपके घर के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है, किसी भी कारण से आने की कोशिश करता है, तो जैसे करंट का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो हम लोग तो पढ़े हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें, और इसे क्या कर जाना है, मेल्ट कर जाना है। ठीक है, तो बाबू देखो फ्यूज का काम क्या है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे तो ये खुद में हीट जनरेट करके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खुद में हीट जनरेट करके तुरंत मेल्ट कर जाए, ताकि सर्किट ब्रेक हो जाए और वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपके घर में ना जा पाए और बाकी अप्लायंसेस सेफ हो सके। ठीक है, अब ये क्या चीज का बना होता है, तो ये जनरली टीन का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए ताकि ये तुरंत क्या हो जाए बाबू, मेल्ट कर जाए। और दूसरा, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस वैल्यू बाबू इसका ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होने से ये थोड़ा ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा, मेल्टिंग पॉइंट कम है, तुरंत मेल्ट कर जाएगा, जिस कारण से आपके घर में ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और बाकी अप्लायंसेस आपके सेफ रह गए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। वेल्डिंग तो सब लोग देखे हो। ठीक है, स्पार्किंग, लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है वहां। तो अगेन हम लोग जो वहां रॉड्स यूज करते हैं, उस रॉड का रेजिस्टेंस वैल्यू काफी ज्यादा होता है। जब उस हाई रेजिस्टेंस वैल्यू वाले रॉड से करंट पास कराते हो, तो वो करंट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करके आपके मेटल्स को मेल्ट करा के ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या यूज कर रहे हैं, अगेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हमको पता चल गया H = I² RT, अब हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, यहां पर जब भी हीट चाहिए तो रेजिस्टेंस को ज्यादा करके हीट को ज्यादा कर ले रहे हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले पीछे बात कर चुके हैं कि जो जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज है, सब हीटिंग अप्लायंसेज में हम लोग नाइक्रोम एलॉय का यूज कर रहे हैं। ये एलॉय निकेल, क्रोमियम और इवन आयरन का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम के पास हाई रजिस्टिविटी मतलब हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है और साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टंगस्टन मेटल का, जो कि अगेन पीछे बात कर चुके हैं। ये बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए यूज किया जाता है और बल्ब का ग्लो करते समय 25 डिग्री सेल्सियस तक अपने अंदर का टेम्परेचर रीच करा लेता है, जबकि आपके इस टंगस्टन एलिमेंट का, टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है। मतलब वो मेल्ट नहीं कर पाएगा उतने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एक और चीज, एट दिस हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन इज बर्न्ड। इतने हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन कहां रह पाएगा, वो तुरंत बर्न कर जाएगा। इसीलिए आर्गन या नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं हम लोग बल्ब के अंदर फिल करने के लिए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी हो गया आपका कि बल्ब के अंदर हाई टेम्परेचर रीच हो जाने के कारण, 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होने के कारण ऑक्सीजन वहां बर्न हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग आर्गन या नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं बल्ब के अंदर फिल करने के लिए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे आप लोग बल्ब खरीदने जाओगे, किसी दुकानदार को बोलोगे कि बल्ब दे दीजिए, तो वो आपको नहीं देगा, वो बोलेगा कितने वाट का चाहिए, तो आप बोलोगे उसे 20 वाट का चाहिए, 15 वाट का चाहिए, तब जाकर वो बल्ब आपको देगा। ठीक है, तो ये जो वाट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, 20 वाट, 15 वाट, 9 वाट, तो ये क्या है, ये आपके अप्लायंस का पावर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब पावर क्या है, तो जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स में पावर पढ़ते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो पावर वहां डिफाइंड होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और यहां पावर क्या डिफाइंड होता है, जैसे आपने 15 वाट का बल्ब लेकर आ गया, इसका मतलब जानते हो ये 15 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, बल्ब कंज्यूम्स 15 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बाबू ये 15 वाट का बल्ब 15 जूल कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का जो डिफिनीशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस वही है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है कि द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द अप्लायंस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल पावर। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, ठीक, ये उस अप्लायंस का पावर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म सच एज हीट, लाइट और मैकेनिकल एनर्जी इन ए सर्किट। बोलने का मतलब वही है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म। मतलब द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। किसी भी सर्किट का इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा कि वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और सब लोग जानते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वापस से हम लोग लिख लेते हैं या सीधा लिख लेते हैं कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो जितना भी एनर्जी है वो किस में डिसिपेट हो रहा है, वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है। तो हम लोग यहां पर E के जगह लिखते हैं I² RT डिवाइडेड बाई T से T कैंसिल हो गया, P का फॉर्मूला आ गया I² R। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। आप वर्क डन से भी इसे आप ले सकते हो, जैसे हमने बोला P इज इक्वल टू वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट, सॉरी, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब W को क्या लिखोगे, इट इज QV, Q बाई T को क्या लिखोगे I, तो हमारे पास पावर आ गया VI। ठीक है, VI पावर इक्वल टू VI, और V को क्या लिख दोगे ओम्स लॉ से IR, तो जैसे ही यहां IR लिखोगे आपके पास क्या आ जाएगा I² R आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम लोग सीधा यहां पर पावर को E बाई T करके चल रहे हैं, और E को क्या लिख लेते हैं बाबू, E को हम लोग W बाई T भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और W को Q भी कर लो, Q बाई T को आप लिख लो V, मतलब V तो है ही, इट इज वोल्टेज वाला V। ठीक है, तो Q बाई T इज I, तो हमारे पास आ गया VI। तो यहां से आप स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या आ गया बाबू, P इक्वल टू VI। ठीक है, अब सुनो, यहां से आप बिल्कुल भी P प्रोपोर्शनल टू V या P प्रोपोर्शनल टू I नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा, ये आपको लिखना ही नहीं है। क्यों गलत हो जाएगा वो भी बता देते हैं। आप लोग ओम्स लॉ जानते हो कि जब भी आपका करंट वैरी करेगा तो दूसरा वोल्टेज, यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी वैरी कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास V प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, यहां पर 3 फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें से किसी एक को वैरी करने से बाकी 2 वैरी कर रहा है। जबकि प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट क्या है, कि प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट यह है कि किसी 2 के बीच में प्रोपोर्शनलिटी तब अप्लाई करेंगे जब तीसरा कांस्टेंट रहे, लेकिन इन दोनों में से तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं। जब I को चेंज करेंगे तो V चेंज कर जाएगा, जब V को चेंज करेंगे तो I चेंज करेगा, इन दोनों के चेंज करने के कारण P भी चेंज करेगा, मतलब तीनों वैरी कर रहे हैं। ठीक है, हमें 2 के बीच में प्रोपोर्शनलिटी लगाना है, तीसरा कांस्टेंट होना चाहिए, यहां कोई कांस्टेंट नहीं है,
किसी दो के बीच में प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहां आपको दिमाग में रखना है कि P प्रोपोर्शनल टू V इस इक्वेशन से गलत है, P प्रोपोर्शनल टू I इस इक्वेशन से गलत है। ठीक है, क्योंकि आप कांस्टेंट I को नहीं, जब भी V को वैरी कराओगे तो I भी वैरी कर ही जाएगा, तो यहां पर ये अप्लाई नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं। हमने V के जगह लिख दिया IR और V के जगह लिखा IR, बगल में I का प्रोडक्ट है और यहां से दिख गया कि हमारे पास I² R है। R इज द रेजिस्टेंस, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ये पहला हो गया, वोल्टेज और करंट के टर्म में पावर डिफाइंड है, ये करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में पावर डिफाइंड है। बाबू अब सुनो, यहां पर जो आप R बोल रहे हो ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, और जब भी हमारी इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट हो गया तो बाकी दो के बीच में प्रोपोर्शनलिटी बिल्कुल भी डिफाइंड हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन, P इज प्रोपोर्शनल टू I²। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर से हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, P इक्वल टू VI, और इस बार हम लोग I इज इक्वल टू V/R यूज करना चाहते हैं ओम्स लॉ से। तो हमारे पास आ गया P इक्वल टू V इंटू V/R, और यहां से आ गया P इक्वल टू V²/R। ये तीसरा आपके पास रिलेशन है। ठीक है, तो पावर के तीन रिलेशन आ गए हमारे पास, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R एंड P इक्वल टू V²/R। ठीक है, यहां पर भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जैसे ही आप कांस्टेंट हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि पावर I² के प्रोपोर्शनल है, पावर V² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, P इज इक्वल टू VI आपका मेन फॉर्मूला हो गया, और ओम्स लॉ लगा लगाकर हमने दो और निकाला, P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू V²/R। अब जिसका जहां यूज होगा उसको हम लोग वहां यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। बाबू वाट, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। अब क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो 1 वाट को। ठीक है, व्हाट इज 1 वाट। तो देखो आपने क्या पढ़ा है कि हमारे पास क्या आ चुका है, पावर इज इक्वल टू इट इज E/T। पावर का यूनिट आपने क्या बोला, तो वाट, तो लिख दो 1 वाट। आपकी एनर्जी का क्या यूनिट है बाबू, जूल। टाइम का क्या यूनिट है, सेकंड। तो देख लो बाबू, इसको रट जाना आप कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में, तो उसका पावर 1 वाट बोला जा सकता है। ठीक है, तो पावर ऑफ ए सर्किट, पावर ऑफ सर्किट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस is said to be of 1 watt if it consumes 1 joule of energy in 1 second। अगर उसने 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम कर लिया तो उसका पावर आप 1 वाट बोल दो। ठीक है, अब यहीं पर आप बोल सकते हो कि 2 वाट का क्या डिफिनीशन है। तो वो 2 जूल एनर्जी अगर 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है तो उसका पावर हो गया 2 वाट। 15 वाट का क्या डिफिनीशन है, 50 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, देन पावर इज 15 वाट। 100 वाट, 100 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड इज द 100 वाट पावर। क्लियर हो गया। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफिनीशन देख लीजिए। इट इज द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर ए गिवन टाइम। मतलब आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए जो टोटल वर्क डन होगा, उसी टोटल वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान चुके हैं कि P इज इक्वल टू क्या है बाबू, E/T। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो जैसे ही आपको एनर्जी कंज्यूम या एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा तो तुरंत आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके सर्किट का एनर्जी कंजम्पशन एकदम से निकल जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे बोला गया कि 15 वाट का बल्ब हमने 2 आवर्स यूज किया, तो हमें यह बताना है कि हमने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस बल्ब ने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया। फिर क्या है, हमारे पास डाटा है P इज इक्वल टू 15 वाट और टाइम हमारे पास आ गया 2 आवर्स, इसका मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, सॉरी 3600 इंटू 2
सेकेंड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 15 को 3600 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल आता है तो यहाँ जूल लिख देंगे और इससे सॉल्व करके आंसर लिख देंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो ये हमारा हो गया कि हमारे इस 15 वाट के बल्ब ने 2 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम किया, तो इतना जूल ऑफ द एनर्जी कंज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी अप्लायंस या किसी भी सर्किट ने किसी टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम किया वो बता सकते हो, बशर्ते आपको वहां पर पावर गिवन होना चाहिए। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर किसी भी चीज में दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको वहां एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का यहां जवाब दे देना। जैसे हमने 20 वाट बल्ब को, ठीक है, 6 आवर्स यूज किया है, 6 घंटे यूज किया है, तो आप कमेंट में बताओगे कि इन जूल एनर्जी कंजम्पशन कितना है, एनर्जी कंजम्पशन कितना है जूल में। इसका प्रॉपर सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे कि यहां पर आप सॉल्व करने जब जाओगे ना तो आप देखोगे कि वैल्यू बहुत बड़ा आ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है जितना एनर्जी कंज्यूम किए हैं उसके हिसाब से हमें चार्ज करता है। ठीक है, हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो वहां वो जूल में कैलकुलेशन अगर करेगा तो जूल एक छोटा यूनिट है। आप देख ही रहे हो कि 6 घंटे में भी, यहां पर आप देख रहे हो कि 2 घंटे में भी कितना बड़ा वैल्यू आ जाएगा। और 2 घंटे थोड़ी हम यूज करेंगे, हम तो 6-6 घंटे यूज करते हैं। उसके बाद एक दिन का बिल थोड़े मिलता है, ये आपका 30 दिन का बिल मिलता है। और आप सिर्फ एक बल्ब ऐसा थोड़े यूज कर रहे हो, ढेर सारे फैन होते हैं, बल्ब्स होते हैं ढेर सारे। उसके बाद हमारे पास फ्रीज है, टीवी है, ढेर सारे अप्लायंसेज हैं। अगर सबका कैलकुलेट किया जाए तो एक बल्ब का इतना बड़ा वैल्यू है तो वो कितना बड़ा वैल्यू आ जाएगा, मतलब पूरा एक आधा पेज का हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगा। इतना बड़ा वैल्यू जिसको रीड करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसको स्टोर करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बोला गया कि ये पॉसिबल नहीं है कि जूल में कैलकुलेशन करके किसी को इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से चार्ज किया जाए, जूल में पॉसिबल नहीं है। तो बोला गया कि बड़ा यूनिट बनाइए, ये नहीं चलेगा। तो हमारे पास E का फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू टी। यहां पर 2 ही चीज है, पावर और टाइम का प्रोडक्ट है। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट क्या है बाबू, तो वाट है, और टाइम का बाबू सेकंड है। अगर आपके यूनिट को बड़ा बनाना है, कॉमर्शियली यूनिट को डेवलप करना, मतलब बड़ा यूनिट बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? बोला गया कि वाट से बड़ा यूनिट मतलब किलोवाट रख लो, और सेकंड से टाइम में सेकंड से बड़ा यूनिट रखो, तो वो हमने ले लिया आवर। और इस तरीके से हमारे पास एक यूनिट डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं किलोवाट आवर। ठीक है बाबू, यही किलोवाट आवर है जो कि एनर्जी का यूनिट है। देखो, हमने एनर्जी के यूनिट्स को यहां डिफाइन किया है। तो यही किलोवाट आवर जो है वो कॉमर्शियल यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, तो चलो देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज इन किलोवाट आवर। देखो लिख दिया है किलोवाट आवर। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन ए डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट ऑपरेट्स फॉर 1 आवर। अरे बहुत आसान है ये। आपने क्या किया था, 1 किलोवाट को पावर इंटू टाइम किया था, और पावर का यूनिट क्या रखा, किलोवाट, और टाइम का यूनिट आवर रख दिया। मतलब अगर इस यूनिट को डिफाइन करना पड़े, मतलब 1 किलोवाट आवर को डिफाइंड करना पड़े, तो हम क्या 1 किलोवाट इंटू 1 आवर नहीं लिख सकते हैं क्या? अब प्रोडक्ट करके देखो क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो बाबू यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट का अप्लायंस यूज किया गया 1 आवर तक, तब उसने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ठीक है, वेरी सिंपल। इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज ऑफ 1 किलोवाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, if an electrical appliance of 1 kilowatt power is used for 1 hour, then the amount of energy consumed by that appliance is said to be 1 kilowatt hour. अगर 1 किलोवाट के अप्लायंस को 1 घंटे तक यूज किया जाए तो वहां जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो अप्लायंस वो 1 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 किलोवाट आवर।
ठीक है, तो अब यहां पर एक और हमारे पास टास्क है, चूंकि जूल भी हमारा एनर्जी का यूनिट है और किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है, तो हम जानना चाहते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल हो सकता है। तो जूल ऐसा यूनिट है बाबू, और यहां पर अगर हम यहां पर 2 यूनिट्स हैं, एक किलोवाट है दूसरा आवर है, दोनों को एसआई में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, जैसे हम इसको लिख लेते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और किलोवाट 1000 वाट कर लेते हैं क्योंकि वाट पावर का एसआई यूनिट है, और इस आवर को हम टाइम के एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज सेकंड में, तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड आ गया। तो अब वाट इंटू सेकेंड क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। आपने क्या पीछे पढ़ा था कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड, तो देखो तो 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा, मतलब वाट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाबू यहीं पर वो काम करते हैं हम, और यहां पर आप 3.6 इंटू 10⁻³ to 5 6 लिख दो, क्योंकि एक डेसिमल भी ले लिए हैं, ये आपका जूल हो गया। ठीक है, मतलब 1 किलोवाट आवर में कितना जूल रहेगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल रहेगा आपको। ठीक है, तो बाबू यही था आपका लास्ट सेक्शन, जहां पर हमने पावर को कंप्लीट किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट किया, पावर को कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंप्लीट किया, कॉमर्शियल यूनिट को भी कंप्लीट किया। अब हम लोग यहां से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे यहां लिखा हुआ है, ए बल्ब रेटेड 60 वाट टू 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 110 वोल्ट मेन्स लाइन्स, द पावर कंज्यूम्ड। बोलने का मतलब है कि हमारे पास बल्ब का रेटिंग ये है कि जब बल्ब को 220 वोल्ट पर यूज किया जाएगा तो उसका पावर 60 वाट है। तो इसको उतना पोटेंशियल ना देके कितना दे दिया, 110 वोल्ट दे दिया। बोला कि अब क्या पावर रहेगा। ठीक है, आप जानते हो कि आपका पावर जो है वो V²/R मतलब प्रोपोर्शनल टू V² है। मतलब अगर अप्लाइड पोटेंशियल घटाओगे तो पावर भी बाबू घट जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो चलो यहां पर हम लोग ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे P1 हो गया 60 वाट, V1 कितना हो गया 220 वाट वोल्ट, P2 हमें पता नहीं है कि सेकंड पावर क्या होगा, अब वोल्टेज क्या है 110 वोल्ट। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे P1 इज प्रोपोर्शनल टू V1², यहां लिखोगे P2 इज प्रोपोर्शनल टू V2²। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, P1/P2 इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में जब डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू का साइन डेवलप हो जाता है, यह आ जाएगा V1² V2²। सारे वैल्यूज को डाल दीजिए। ठीक है, आप P1 के जगह लिखोगे 60, P2 पता नहीं है तो लिख दो P2, V1² का मतलब हो गया हमारे पास 220 इंटू 220, और V2² का मतलब हो गया 110 इंटू 110। ठीक है, ये कट हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में, ये भी कट हो जाएगा 2 टाइम्स में। अब P2 इक्वल टू क्या आ गया बाबू, P2 इक्वल टू 60/4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, नीचे आकर डिवाइड करेगा। ठीक है, कितना आ गया 15। ठीक है, 15 वाट इज द आंसर। ठीक है, टिक मारिए आप अपने ऑप्शन बी को। ठीक है, सिंपल है। चलो अगले क्वेश्चन को। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्चुअली ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि जब आप 2 बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पावर को हम लोगों को कैसे डील करना है, कब जोड़ेंगे और कब क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 बल्ब्स है, एक 40 वाट का है। ठीक है, बल्ब 1 हमारे पास 40 वाट का है, और बाय डिफॉल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट ही रहेगा, V इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। बल्ब 2 जो हमारे पास है, बल्ब 2 उसका हमारे पास पावर हो गया बाबू 100 वाट का, और यहां पर जो आपके पास वोल्टेज है वो भी 220 वोल्ट पर ही, हमेशा वाट जो होता है, पावर जो होता है किसी वोल्ट पर ही डिफाइंड होता है। ठीक है, तो 220 वोल्ट हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसको सीरीज में कनेक्ट करना है, दूसरे बार पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R1 निकाल लेते हैं। बल्ब 1 का रेजिस्टेंस R1 क्या लिखेंगे, V²।
ठीक है, अब ऐसे आप देख लो, एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, तो R इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई पी आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसी चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 11 एंड 110, तो ये आ जाएगा बाबू 1210 ओम। ठीक है, R1 हमारा निकल गया 1210 ओम। ठीक है, अब यहां पर हम R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर बाई पी, मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 484 ओम। ठीक है, तो R2 भी हमारा निकल गया। R1 हमारे पास निकल गया 1210 ओम और R2 निकल गया बाबू 484 ओम। ठीक है, अब एक एक करके इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, केस 1, बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज, बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आया था यहाँ पे 1210 एंड 484, 1210 अब प्लस 484। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, इट इज 1694 ओम। ठीक है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब आप जानते हो कि जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 1694, और हमने कितना का वोल्टेज दे रखा है, तो 220 वोल्ट का। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अब बाबू पावर इक्वल टू इट इज वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 1694। ठीक है, अब इसे हमें डिवाइड करना है, इट इज 28.57 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जब आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो ना, तो ओवरऑल वाटेज क्या है, ये रिड्यूस होके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे कि जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास वाट कितना बनेगा। चलो अब देखते हैं पैरेलल की क्या बात है। ठीक है, तो केस 2 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो जब आप बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे बाबू, ये रहा पहला बल्ब और ये रहा दूसरा बल्ब, और आपने क्या लगाया है, ठीक है, आपने लगाया है यहाँ 220 वोल्ट। तो पैरेलल में तो आप जानते हो बाबू कि दोनों को 220 वोल्ट मिल जाएगा, मतलब ये भी अपने फुल पावर पर, मतलब अपने रेटेड पावर पे काम करेगा और ये भी अपने रेटेड पावर, क्योंकि आपने पोटेंशियल घटाया ही नहीं है। पोटेंशियल नहीं घटाया है तो हमारा पावर जो होता है वी स्क्वायर बाई आर, आर कांस्टेंट भी कांस्टेंट, तो पावर भी कांस्टेंट हो गया ना। तो इसका पावर कितना दिया था, 40 वाट दिया था, इसका 100 वाट, मतलब दोनों ही अपने रेटेड पावर पर काम करेंगे। तो इस समय जो टोटल पावर होगा पैरेलल में वो हो जाएगा बाबू, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा 40 प्लस 100 दैट इज 140 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो रट जाइए पैरेलल में पावर्स कैसे काम करते हैं। पैरेलल में अप्लायंसेस के पावर्स को जोड़ देना है। ठीक है, पैरेलल में अप्लायंसेस के पावर को जोड़ देना है, पैरेलल में अप्लायंसेस के पावर को ऐड कर देना है। रट जाइएगा इस बात को। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सीरीज में क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव अप्लायंसेस के रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालने के बाद सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, उसके बाद नेट P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर यूज कर लेंगे। अप्लाइड वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां यूज करिएगा, और इस तरीके से नेट पावर आप निकालिएगा जो इंडिविजुअल पावर दोनों के पावर से कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल में क्या काम करोगे, पैरेलल में जितने भी अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है सबके इंडिविजुअल पावर्स को ऐड करके आप अपने सर्किट का टोटल पावर निकाल लो। ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, विच यूजेज मोर एनर्जी 250 वाट सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ये टीवी का है तो टीवी का एनर्जी देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं P इंटू टी होता है। ठीक है, अब किलोवाट में ही यूज कर लेते हैं, किलोवाट आवर में। तो सबसे पहले 250 को 1000 से डिवाइड करके किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, सॉरी किलोवाट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपका समय 1 आवर
आवर में दिया ही हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, किलोवाट आवर। कितना हो जाएगा ये 1/4 किलोवाट आवर, ठीक है, दैट इज 0.25 किलोवाट आवर, ठीक है। इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 आवर में। चलो इसको देखते हैं। ये हमारे पास टोस्टर है, टोस्टर, ठीक है। टोस्टर ने क्या किया, तो सबसे पहले वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, समय को आवर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, किलोवाट इंटू आवर बन गया किलोवाट आवर, ठीक है। 30 कैंसल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 12/60 और ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 किलोवाट आवर। आप दोनों में कंपेयर कर लो किसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लिया, तो जाहिर बात है आपके टीवी ने टोस्टर से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रखा है। वो 0.25 किलोवाट आवर कंज्यूम कर रहा है और ये 0.2 किलोवाट आवर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम 5 ampere from the service bench, draw 5 ampere from the service bench for 2 hours, calculate the rate at which heat is produced in the heater। तो बाबू हीट प्रोड्यूस नहीं पूछ रहा, रेट एट विच हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, ठीक है। तो बाबू यहां पर हीट एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम पूछ रहा है, मतलब पावर पूछ रहा है। अब पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है, देखो आप करंट का वैल्यू दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो हम यूज कर लेंगे I²R, ठीक है। ये हीट अगर पूछता तो हम टाइम से भी मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन क्या पूछ रहा है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, ठीक है। तो आप पावर ही निकाल दो, तो बाबू I² का क्या मतलब 5² और रेजिस्टेंस का मतलब 44, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू एंड रेजिस्टेंस इज 44, तो ये आ गया 44। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 44 इंटू 25 522 22 88, तो ये आ जाएगा 1100, ठीक है। तो बाबू 1100 आप क्या लिखो, जूल पर सेकेंड लिखना, इतना हीट जनरेट कर रहा है पर सेकेंड। ये 1100 जूल एक सेकेंड में ये कन्वर्ट कर, मतलब हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 identical resistors of 20 ohm each are connected to a battery of 6 volt, calculate the ratio of the power consumed by the resulting combination with minimum resistance and maximum resistance, ठीक है। तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं 24 ओम के, ठीक है। अब मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगा, तो बाबू मिनिमम तब आएगा जब आप इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, और मैक्सिमम कब आएगा, जब आप इसे सीरीज में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये आपको अंडरस्टूड रखना है कि जब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, और जब मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो फटाफट पहला केस लेते हैं, केस 1 फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब हम लोग दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और यहां दोनों को जोड़ देंगे, और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 48, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 12 आ जाएगा, तो 12 ओम आपका यहां पर आ चुका है। कब, जब आप इसे मिनिमम रेजिस्टेंस चाहते हो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, आपके पास आ गया 12 ओम, ठीक है। अब कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट, ठीक है, तो बोल रहा है कि इस ओवरऑल रेशियो ऑफ द पावर चाहिए। तो बाबू मिनिमम के केस में इसको 1 कर लेते हैं हम लोग, पावर क्या मिलेगा, हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज है और रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो हम लोग क्या यूज कर ले, V²/R यूज कर लेते हैं, ये पैरेलल वाला R, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बाबू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में कैंसिल, सॉरी ये 2 टाइम्स में कैंसिल और ये 3 टाइम्स में कैंसिल, तो P1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बाबू, इट इज 3 वाट। तो फर्स्ट केस में हमारा पावर 3 वाट आ गया है। चलिए अब हम लोग सेकंड केस के लिए चलते हैं। सेकंड केस में क्या बोला गया है हमारे पास कि हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस।
तो बाबू मैक्सिमम रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत सिंपल है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, तो आप लिखोगे R1 प्लस R2 मतलब 24 प्लस 24 और यह हमारे पास आ जाएगा 48 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा निकल गया कि जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें सीरीज में जोड़ देना है और हमारे पास कितना आ गया, ये 48 ओम आ गया, ठीक है बाबू। अब पोटेंशियल हमारे पास 6 वोल्ट है तो पावर क्या हो जाएगा इस केस के लिए, तो वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर इज 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 48, 8 टाइम्स में कैंसिल, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 3/4 वाट। अब चूंकि हमें रेशियो चाहिए तो हम लोग यहां लिखते हैं रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो कैसा रेशियो है, तो हमारे पास चाहिए P1/P2, P1 आ गया था 3, चेक कर लेते हैं एक बार, P1 इज 3 एंड द P2 इज 3/4, ये 4 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 4/1, दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो इज P1:P2 इज इक्वल टू 4:1 इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये 4:1 के रेशियो में हमारे पास आ रहा है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 2 लैंप्स आ गए, वन रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट at 220 volt are connected in parallel to the electric supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220? तो फटाफट हम लोग नेट पावर निकाल लेते हैं बाबू। टोटल पावर क्या आएगा, पैरेलल में जब कनेक्ट होगा तो पावर्स को जोड़ने हैं, ये आ गया 160 वाट। आपका सप्लाई वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए करंट, तो P इज इक्वल टू वी आई यूज कर लो, I इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल पावर बाई वोल्ट, ये 160 डिवाइडेड बाई 220 आ गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ये 8 एंड 11, ठीक है। 8 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 0.07773 ठीक है, इट इज 222 अगेन 8, सो इतना ही पर हम लोग रुक जाते हैं, 0.72 एम्पियर इज आवर आंसर, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है, जब आपके पास पैरेलल में आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, पैरेलल में आएगा तो पावर डायरेक्ट जोड़ना है आपको। टोटल पावर है, टोटल वोल्टेज है, P इक्वल टू वी आई करके आप अपने I को निकाल सकते हो। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 2 रूम हीटर्स आर मार्क्ड 220 500 वाट एंड 220 800 वाट। देखो दोनों का पावर मिल गया, 500 वाट है, 800 वाट है। If the heaters are connected in parallel to 220 volt main supply, calculate current drawn। वापस से वही क्वेश्चन आ गया। दूसरा है द रजिस्टर ऑफ ईच हीटर। अब हमें रजिस्टर भी बताना है। एनर्जी कंज्यूम्ड इन कॉमर्शियल यूनिट इफ द ऑपरेट साइमल्टेनियसली फॉर 2 आवर्स। मतलब अगर 2 घंटे तक यूज करते हैं तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो फटाफट चलो इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल पावर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बाबू, 500 प्लस 800 इट इज 1300 वाट आ गया, ठीक है, 1300, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो पावर जोड़ना ही है। जो भी वोल्टेज लगाओगे वो दोनों को मिल जाएगा, तो ओवरऑल वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है, ये आ गया। अब आपको करंट चाहिए तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे P इज इक्वल टू वी आई, दैट इज I इज इक्वल टू P/V, ठीक है। पावर को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसे करके 11 टाइम्स में, और ये हो जाएगा हमारे पास 2665, ठीक है। फटाफट इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, 65 डिवाइडेड बाई 11 इट इज 5 55 10 डेसिमल 0 9 99, दैट इज आप लिख सकते हो यहाँ 5.9 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, रजिस्टर ऑफ ईच हीटर चाहिए, तो बाबू सेकंड में चलते हैं। आप लोग तो जानते हो कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज वी स्क्वायर बाई पी लिख लेते हैं। तो पहला हीटर का हम लोग रजिस्टेंस R1 करके निकाल देते हैं। क्या निकल के आएगा बाबू, वी स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर हो गया 500, कैंसिल। ये आ जाएगा हमारे पास 2484 डिवाइडेड बाई 5, कन्वर्ट कर लेते हैं इसे डेसिमल में, ठीक है।
तो 444 डिवाइडेड बाई 5, 45, 3, 4, 6, 30, 4.08, 96.8 ओम। ये आपके फर्स्ट हीटर का आपका रजिस्टेंस वैल्यू है। अब हमें चाहिए सेकेंड R2, तो वापस से लिखेंगे V² बाई P2। ठीक है, ये P1 हो गया, यहाँ P1 कर लीजिए, सॉरी यहाँ डायरेक्ट हम लिख ही चुके हैं। तो उसका पावर है बाबू 800, तो हम लोग लिखेंगे 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 800, कैंसल 11 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, ये भी 11 हो गया। इट इज 121/2, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 6 एंड 0.5, इट इज 60.5 ओम आ गया। ठीक है, ये 60.5 ओम आपका सेकेंड रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, दूसरे हीटर का रेजिस्टेंस आ गया। तीसरा, एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर द 2 आवर्स, वो भी कॉमर्शियल यूनिट में। ठीक है, तो बाबू एनर्जी कंजम्पशन इक्वल टू टोटल पावर इनटू टाइम, और टोटल पावर कितना आया था हमारे पास, तो 800 प्लस 500 इज 1300, लेकिन ये तो वाट है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, ये किलोवाट में हो गया। ठीक है, टाइम हमारा 2 आवर्स दिया है तो ऐसे ही रहने देंगे, ये हम लोग सॉल्व कर देंगे। इट इज 26, 10 नीचे है तो 2.6 किलोवाट आवर, ये आपका कॉमर्शियल यूनिट में आपका पावर निकल गया। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरे का भी आंसर। तो एक बार वॉच कर लीजिएगा, सारे आंसर्स आपको खुद से ट्राई करके लाने हैं। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। We have several electric bulbs designed to be used on 220 volt electric supply line rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? मतलब बाबू यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ आपने 220 वोल्ट का सप्लाई दे दिया। ठीक है, 220 वोल्ट का आपने सप्लाई दे दिया। अब इस वायर के अक्रॉस आप कितने बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट कर पाओगे, आप कितने बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट कर पाओगे, उसका काउंटिंग हमें बताना है। ठीक है, तो हमने तीसरा बल्ब कनेक्ट कर दिया, हमने चौथा बल्ब कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हम लोग ढेर सारा बल्ब कनेक्ट कर पाएंगे ताकि यहां पर जो मैक्सिमम रेटेड वैल्यू ऑफ द करंट है वो 5 एम्पियर से एक्सीड ना करे। ठीक है, मतलब आप कितने बल्ब्स कनेक्ट कर पाओगे, तो आप मान लो कि यहां लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बल्ब्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू n। मान लेते हैं कि जितना भी बल्ब्स आप लोगों को यहां कनेक्ट करना है उसका काउंटिंग n है। ठीक है, अब सबका तो पावर पता है आपको, सबका आइडेंटिकल पावर है, ये हमारे पास 10 वाट्स के सारे पावर्स हैं। तो एक बल्ब कितना करंट विड्रॉ करेगा, जैसे ये पैरेलल में कनेक्ट है तो सबको तो 220 वोल्ट मिल गया है, सबको 220 वोल्ट मिल गया है, इसको भी 220 वोल्ट, इसको भी सबको मिल गया है। जितने भी n बल्ब्स पैरेलल में कनेक्टेड है सबको 220 वोल्ट मिल गया है, और पावर क्या है सबका 10 वाट। तो current through one of the bulb I is equal to, तो हमें पावर का वैल्यू पता है, V का वैल्यू भी पता है, हमें I चाहिए, तो हम लोग यूज कर रहे हैं P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू P बाई V। पावर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 10 और ये हो गया 220, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इतना एम्पियर। बाबू सब यही करंट खींचेंगे, आइडेंटिकल है तो सारे के सारे यही करंट खींचेंगे, और हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने हैं, n है। देयरफॉर द टोटल करंट वैल्यू, टोटल करंट थ्रू द वायर से टोटल करंट कितना आ जाएगा बाबू, तो इसको n टाइम्स जोड़ेंगे तो ये 0 0 कट कर देते हैं, तो 1/22 इंटू n हो गया, इतना टोटल करंट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपका वैल्यू आया है ये 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब बराबर कर दो। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 22 इंटू 5 दैट इज 110। आप 110 बल्ब्स को कनेक्ट कर सकते हो पैरेलल में, आपका रेटेड वैल्यू 5 एम्पियर से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का है। इसने बोला कि करंट आई थ्रू द रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। करंट को 100% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो बोला एनर्जी डिसिपेटेड विल बी इंक्रीज्ड बाय, कितना से एनर्जी डिसिपेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू हम लोग देखते हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट इज, वैल्यू ऑफ करंट इज आई एंड द इंक्रीज्ड वैल्यू इज बाबू, इंक्रीज्ड वैल्यू कितना 100% से इंक्रीज कर गया मतलब 2i हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी डेसिपेशन इक्वल टू E1 इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ठीक है, अब टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, समय आपका उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस वैल्यू भी उतना ही रहेगा और टेम्परेचर वेरी कराना नहीं है। तो यहां पर E2 क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर, इसका आई हो जाएगा 2i, ये हो गया, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4i स्क्वायर RT। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना इंक्रीज करेगा, परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइडेड बाई 100। ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा, चेंज वैल्यू इनिशियल मल्टीप्लाइडेड बाई 100। तो चलो देखते हैं चेंज कितना हो गया, 4i स्क्वायर RT माइनस आई स्क्वायर RT इनिशियल आई स्क्वायर RT मल्टीप्लाइडेड बाई 100। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं आप भी। आप देखोगे कि 4i स्क्वायर RT माइनस आई स्क्वायर RT इज 3i स्क्वायर RT, नीचे आ गया आई स्क्वायर RT और ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल, 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300%। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ ये आना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायर विथ 15 एम्पियर करंट rating is for the electric device which are higher power rating such as geyser, second lower power rating such as fan, third metallic bodies and low power ratings, non metallic bodies and low power rating। मतलब बाबू हमको यहाँ पर ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल यहाँ पर ऑप्शन होगा। अगर अप्लायंस ने 15 एम्पियर का करंट खींच लिया है तो ठीक है, तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि इस अप्लायंस का पावर क्या होगा। तो पावर के लिए हम लोग लिख देंगे VI, V को ले लो 200 सप्लाई हमारे घर में आता है और करंट लिया है इसने 15। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाइडेड बाई 22 3 तो ये आ गया 3300 इतना वाट, ये हो गया बाबू 3300 वाट। फैन का ज्यादा उससे ज्यादा वाटेज होगा तो 100 वाट होगा, तो फैन तो गया। लो पावर रेटिंग मतलब 100 से 200 वाट को ही लो पावर रेटिंग बोलते हैं, या इवन उससे भी कम। ठीक है, तो ये लो पावर वाले केसेस खत्म हो गए, फैन का केस खत्म हो गया। तो गीजर का जो पावर होता है लगभग 2 किलोवाट, 2000 वाट या 3000 वाट या 4000 वाट के आसपास होता है। तो हमारा भी वाटेज कुछ कम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। This is our last question. An electric iron consumes energy at a rate of 880 watt। मतलब हमारे इलेक्ट्रिक आयरन का पावर हमें दिया हुआ है वो है 880 वाट। When heating is at the maximum, जब इसे मैक्सिमम हीट किया जा रहा है, ठीक है, तब इसका पावर क्या हो गया 880 वाट। When heating at the maximum rate,
एंड 330 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। मतलब जो मिनिमम पावर हमारे पास मिल रहा है वो मिल रहा है बाबू, इट इज 330 वाट। ठीक है। इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप थ्योरी पार्ट है वो आप लिख दीजिएगा। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन ए करंट पासेस थ्रू द रजिस्टर फॉर सम टाइम, इट इज H = I²RT। ये भी आप कर देना, हम इसका आंसर दे देते हैं। ये पूछ रहा है कि दोनों ही केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में वोल्टेज कितना हो गया, 220 वोल्ट। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं इस केस में आई क्या आएगा, आई मैक्सिमम इक्वल टू, ठीक है, 880 पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज हो गया। ठीक है, कट गया, 4 एम्पियर यहां करंट मिल जाएगा। यहां देख लेते हैं, यहां पर आई मिनिमम क्या निकलेगा, वापस से पावर मिनिमम डिवाइडेड बाय वोल्ट, 330 डिवाइडेड बाय 220 कैंसल, 3/2 इट इज 1.5 एम्पियर। आपका एक आंसर मिल गया। जब मैक्सिमम पावर रहेगा तो उस समय 4 एम्पियर, और जब मिनिमम पावर रहेगा तो 1.5 एम्पियर आपका करंट यहां ले रहा है। अब यहां से हम लोग करंट, यहां से रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के केस में हम लोग यूज करेंगे V²/P का। तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 880, ये कैंसल। ठीक है, ये 4 टाइम्स में कैंसल, और यहां से हम लोग इसको 5 and 5 55 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इट इज 20 and 20। ठीक है, चलो यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आर मिनिमम लिख लेते हैं, वापस से वही फॉर्मूला 220 इंटू 220 V²/P, और इसका P कितना है 330, ये कैंसल, 2 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बाबू आ जाएगा, इट इज 440 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 440 या 44 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। 3 इट इज 4 टाइम्स में 12, 2 डेसिमल 0 8 या सॉरी 6 18 अगेन 2 0 14.66, एक और 0 है तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 146.6। ठीक है, तो देखो बाबू, जब पावर मिनिमम है तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, और जब पावर मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस मिनिमम जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पावर के केस में करंट भी मैक्सिमम है लेकिन रेजिस्टेंस कम हो गया, लेकिन जब पावर मिनिमम है तो करंट मिनिमम है लेकिन रेजिस्टेंस आपका मैक्सिमम हो गया है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे, नोट्स प्रॉपर बना लेंगे ताकि इस चैप्टर में बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। इतने सारे क्वेश्चंस के बाद आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, बस आपको ज़रूरत है कि एक प्रॉपर नोट्स बना के आप लगातार रिवीजन करो, क्वेश्चन से रिवीजन करो, PYQs को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, NCERT के क्वेश्चंस को बना डालो, और जहां कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में 100% आप बता सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।